आप सभी को नमस्कार। प्रहलाद, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। इस जिलेवार सीरीज के तहत आज ही 7वां वीडियो है और आज हम बागेश्वर जनपद का अध्ययन करेंगे। और अभी तक हमने अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों का अध्ययन कर लिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह आपका बागेश्वर जनपद का मैप है। इस जनपद के पूर्व तथा पूर्वोत्तर में इस प्रकार देखें तो पूर्व तथा पूर्वोत्तर में क्या है, आपका पिथौरागढ़ जनपद लगा हुआ है इससे। ठीक है, कौन सा है? पिथौरागढ़ जनपद के साथ लगा हुआ है। और इसके पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर में चमोली जिला, यानी कि इधर की तरफ आपका ये कौन सा जिला लगा है? यहाँ पर चमोली है। पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर हिस्से में से चमोली जनपद इससे लगा हुआ है। दक्षिण में इससे अल्मोड़ा जनपद लगा हुआ है। ठीक है, तो इस जनपद के पूर्व और पूर्वोत्तर में पिथौरागढ़ जनपद है। पश्चिम और पश्चिमोत्तर में चमोली जनपद इससे लगा हुआ है और दक्षिण में इससे अल्मोड़ा जनपद लगा हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। इसके पूर्व पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर में इसका चमोली जनपद से टच करता है, लगा हुआ है इससे। और पूर्व तथा पूर्वोत्तर में इससे पिथौरागढ़ लगा हुआ है और दक्षिण में इससे अल्मोड़ा जनपद लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका जिस तरीके से। तो चलिए कुछ इसमें स्थान देख लेते हैं आपके। ये आपका सुंदर ढूंगा, ये आपका फुरकिया, द्वाली, ये खाती गांव, ये धाकुरी, लोहार खेत, कपकोट, उडियार, शिरकोट, पजेना, ये आपका बैजनाथ मंदिर है। यहाँ पर आपका देख सकते हैं इस तरीके से आप। ये आपका बैजनाथ मंदिर, गरुड़, कौशानी, बहुली, बागेश्वर, बतालगांव, ठीक है, मूल नारायण मंदिर, ये सरयू नदी बह रही है आपकी सरजू। ठीक हो गया। तो चलिए और देखते हैं इसमें इस प्रकार इसको आगे और दूसरे मैप के थ्रू। ठीक है, वही मैप है पूरा आपका। इसको आप लोग देख लीजिएगा सही से एक बार। इसको आप लोग अपने नोट्स में बना भी लीजिएगा मैप को। ठीक है, तो मैप के माध्यम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कौन सा जो आपका टूरिज्म डेस्टिनेशन है। अल्मोड़ा बैजनाथ, बागेश्वर, कोट भ्रामरी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें दिख जाएंगे ये। ठीक है, चलिए तो कुछ विजुअल्स के माध्यम से पहले हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को बागेश्वर जनपद को देखते हैं। तो ये आपका बागेश्वर का बागनाथ मंदिर है। ठीक है, श्री बागनाथ मंदिर बागेश्वर। ठीक है, ये आपका बागेश्वर का बागनाथ मंदिर हो गया ही। ठीक है, ये अंदर से आपका इस तरह दिखाई देता है। ये भी क्या आपका बागनाथ मंदिर ही है। ठीक है, पहली वीडियो में उसका बाहर से दिखाया था आपको। ये मेन मंदिर है बागेश्वर का, बागनाथ का। ठीक है, बागनाथ देवता का ये मूल मंदिर है। ठीक है, इसकी आप वास्तुकला दे सकते हैं। ये कत्यूरी काल से मैच करती हुई है ये पूरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका बैजनाथ मंदिर समूह है। कौन सा मंदिर समूह है? आपका ये बैजनाथ मंदिर समूह है। ठीक है, बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, ये पूरा आपका बैजनाथ मंदिर समूह है। चलिए आगे देखते हैं। ये माता कोट भ्रामरी का मंदिर है। कौन सा? कोट भ्रामरी का मंदिर है। कत्यूरियों की कुलदेवी है ये। ठीक है, कोट भ्रामरी का मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये आपका कस्तूरबा महिला लक्ष्मी आश्रम कौसानी। ठीक है, तो इसको कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका कस्तूरबा महिला लक्ष्मी आश्रम है कौसानी में। ये आपका सुमित्रानंदन पंत राजकीय संग्रहालय है कौसानी में। तो सुमित्रानंदन पंत राजकीय संग्रहालय कौसानी में है आपका। ये देख लीजिए आप, इसमें ये पंत जी की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, ये पंत जी का घर को ही संग्रहालय बना दिया गया है। ये आपका कस्तूरा मृग अनुसंधान केंद्र मेहरुड़ी बागेश्वर में स्थित है आपका ये। ठीक हो गया, कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र मेहरुड़ी बागेश्वर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। यह आपका श्री 1008 मूल नारायण धाम मंदिर, धाम शिखर। ठीक है, तो इसको शिखर मंदिर के नाम से भी जानते हैं।
पर्वत के शिखर पर है, मूल नारायण देवता का मंदिर है। ठीक है, मूल नारायण देवता का मंदिर है, इसको शिखर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका व्यंजन देवता मंदिर है। ठीक है, व्यंजन देवता मंदिर। ठीक है, ये आपके व्यंजन देवता मंदिर हो गए। ये आपके श्री 1008 नौलिंग देवता सनगाड़। ठीक है, नौलिंग सनगाड़ देवता हैं, सनगाड़ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपके नौलिंग शिखर, नौलिंग भनार देवता, ये आपके नौलिंग देवता का मंदिर ही है पूरा। ये बाहर से दिखाया था आपको, ये इस तरीके से पूरा आपका ये। चलिए, ये आपका है काशिल बुबू का मंदिर। ये है आपका काशिल बुबू का मंदिर। ठीक है, इनको न्याय के देवता के रूप में यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। कहाँ पर? बागेश्वर में। ठीक है, काशिल बुबू मंदिर। आगे देखते हैं। ये आदि बद्री बदियाकोट बदियाकोट देवी का मंदिर है। ठीक है, आदि बद्री बदियाकोट देवी का मंदिर है। ये आपका धौली नाग मंदिर है। कौन सा? धौली नाग मंदिर है आपका ये। चलिए आगे देखते हैं। यह आपका अनासक्ति आश्रम है कौशानी में। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी 12 दिन तक रुके थे। यहीं पर उन्होंने श्री भगवत गीता पर अनासक्ति योग टीका नाम से पुस्तक लिखी थी और उसी नाम से इसका नाम पड़ गया अनासक्ति आश्रम। चलिए अब करते हैं बागेश्वर जनपद का अध्ययन। आपने विजुअल्स के माध्यम से देख लिया होगा। यह आपका अनासक्ति आश्रम है, धौलीनाग का मंदिर है ये वाला आपका। ये आपकी बदियाकोट मंदिर है, इनको आदि बद्री बदियाकोट के नाम से इनको जानते हैं। चलिए, ये आपके काशिल बुबू का मंदिर है। ठीक है, इनको न्याय के देवता के रूप में यहाँ पर मान्यता प्राप्त है काशिल बुबू को। ये आपका नौलिंग देवता का मंदिर है पूरा, ये दोनों फोटो उन्हीं की हैं। ये नौलिंग देवता की सनगाड़ में स्थित है। ये बैजन देवता आपके। ठीक है, बांच के जंगलों में इनका जन्म हुआ, वहाँ पर उत्पन्न तो नाम बैजन पड़ गया इनका। ठीक है, ये श्री 1008 मूल नारायण धाम शिखर है, शिखर मंदिर है आपका ये। ठीक है, और ये आपका कस्तूरा मृग अनुसंधान केंद्र महरूड़ी बागेश्वर में स्थित हो गया आपका ये। चलिए आगे देखते हैं। यह आपका पंत जी का संग्रहालय है, सुमित्रानंद पंत संग्रहालय है। यह आपका कस्तूरबा महिला लक्ष्मी आश्रम कौसानी। ठीक है, लक्ष्मी आश्रम है आपका कौसानी में। ठीक है, यह आपकी कोट ब्राह्मणी देवी का मंदिर है। ये बैजनाथ मंदिर समूह। ठीक है, ये बागनाथ मंदिर आपका, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी मैप के माध्यम से जो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बागेश्वर के बारे में कुछ स्टैटिक डाटा। चलिए, तो बागेश्वर जनपद की स्थापना 18 सितंबर 1997 को की गई। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 2246 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और क्षेत्रफल में इसका 11वां स्थान है बागेश्वर जनपद का राज्य में। चलिए, तो बागेश्वर जनपद की स्थापना 18 सितंबर 1997 को। इसका क्षेत्रफल है 2246 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राज्य में स्थान है 11वां। कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है इसका। और लिंगानुपात कितना है जनपद का? 1090 प्रति हजार पर, यानी प्रति हजार पर कितना लिंगानुपात है? 1090 है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 1000 से ऊपर है। जनघनत्व 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व कितना है? 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनघनत्व के अनुसार राज्य में स्थान है 10वां इसका। कौन सा है? 10वां स्थान। ठीक है, और क्षेत्रफल हो गया 2246 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल में स्थान इसका, सॉरी जनसंख्या देख लेंगे आगे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या है 2 लाख, इसकी 2,59,898 इसकी जनसंख्या है। ठीक है, और साक्षरता दर इसकी जो साक्षरता है आपकी 80.04%। ठीक है, 80.04% का साक्षरता है इसकी।
और साक्षरता के अनुसार राज्य में इसका स्थान है छठा, आपका 8वां, ठीक है, 8वां स्थान है साक्षरता में इसका। चलिए, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 904 हो गया प्रति 1000 पर। नगरीकरण का परसेंट हो गया 3.49%। और ग्रामीणीकरण कितना है इसका भी इलाका, 96.51% का भी ग्रामीण ही है, ठीक है। और 3.49 ही क्या हुआ है, नगरीकृत हुआ है, ठीक है। चलिए वैसे देख लेते हैं एक बार। स्थापना 18 सितंबर 1997 को। इसका लिंगानुपात है प्रति 1000 पर 1090। जनघनत्व 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और जनघनत्व में इसका स्थान है 10वां, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया 2246 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या होगी 2,59,898 इसकी जनसंख्या है। और जनसंख्या में स्थान 11वां। पुरुष जनसंख्या इसकी यहाँ पर आपकी जनसंख्या है 2,59,898 से पुरुष जनसंख्या है 1,24,326 पुरुष जनसंख्या है, ठीक है। और महिला जनसंख्या 1,35,572 महिलाएं हैं, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि दर का जो परसेंट है वो 4.18%, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है 4.18% की जनसंख्या वृद्धि दर है। और साक्षरता दर है 80.01%। इस जनपद की साक्षरता कितना है, 80% इसकी साक्षरता है, ठीक है। नगरीकरण की अगर हम बात करें तो नगरीकरण का परसेंट 3.49% ही इसका हो गया। और ग्रामीणीकरण का जो परसेंट है, यानी सर्वाधिक ग्रामीणीकरण वाला जनपद आपका बागेश्वर ही है। 96.51% क्या है ये नगरीकरण, वो ग्रामीणीकरण, इसका ग्रामीणीकरण है अभी, ठीक है। चलिए इसके उपनाम देखें तो उपनाम क्या क्या है जनपद के, इसको उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। उत्तर का वाराणसी के नाम से जनपद को हम लोग जानते हैं, ठीक हो गया। और नीलगिरी इसको कहा जाता है, नीलगिरी कहा जाता है। गोल्डन वैली कहा जाता है, ठीक है। और एक नाम इसका और मिलता है व्याघ्रेश्वर, ठीक है। व्याघ्रेश्वर, भगवान शिव यहां पर व्याघ्र रूप में विचरण करते थे, बाघ के रूप में विचरण करते थे, नाम पड़ गया व्याघ्रेश्वर, ठीक है। तो क्या क्या नाम है, व्याघ्रेश्वर हो गया इसका उपनाम। उत्तर का वाराणसी, नीलगिरी, गोल्डन वैली के नाम से इसको हम लोग जानते हैं जनपद को। अगर प्राचीन नामों की इसकी बात करें तो इसके प्राचीन हमको नाम क्या क्या मिलते हैं, बागनाथ। प्राचीन नाम क्या क्या इसके, बागनाथ हो गया, अग्नि तीर्थ हो गया, अग्नि तीर्थ को जानते हैं हम लोग। और इसका क्या नाम है, ब्रह्म कपाली के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। बागनाथ, अग्नि तीर्थ, ब्रह्म कपाली के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो वहाँ पर कहीं पे इसका नाम करवीपुर क्षेत्र भी इसको कहा गया है, ठीक है। तो क्या क्या उसके उपनाम क्या क्या हो गए, उत्तर का वाराणसी, नीलगिरी, गोल्डन वैली, व्याघ्रेश्वर, प्राचीन नाम इसके बागनाथ, अग्नि तीर्थ, ब्रह्म कपाली और करवीपुर क्षेत्र के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। तो उपनाम उत्तर का वाराणसी, नीलगिरी, गोल्डन वैली, व्याघ्रेश्वर, ठीक है। और प्राचीन नाम की बात करें तो बागनाथ, अग्नितीर्थ, ब्रह्म कपाली की बात करें, ठीक है। यहां पर अगर हम कुंडों की बात करें तो बागेश्वर में देवी कुंड है, सूरज कुंड है, अग्नि कुंड है, ठीक है। ये 3 कुंड है, देवी कुंड, अग्नि कुंड और सूरज कुंड, ये 3 कुंड है बागेश्वर के अंदर। अगर हम यहाँ पर दर्रे की बात करें बागेश्वर में तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो ट्रेल पास दर्रा है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर सुंदर ढूंगा दर्रा है, एक सुंदर ढूंगा दर्रा है। 2 दर्रे हैं, ट्रेल पास और सुंदर ढूंगा, जिसमें ट्रेल पास बागेश्वर प्लस पिथौरागढ़ के बीच में है, ठीक है। तो ट्रेल पास है बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच में है और सुंदर ढूंगा बागेश्वर और चमोली के बीच में है, ठीक है। यानी कि हम बात करें जो ट्रेल पास दर्रे का संपर्क क्षेत्र है वो बागेश्वर पिथौरागढ़ है और सुंदर ढूंगा दर्रे का जो संपर्क क्षेत्र है वो बागेश्वर चमोली में स्थित है, चमोली के बीच में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ग्लेशियरों की बात करें, कौन कौन से ग्लेशियर महत्वपूर्ण है, तो बागेश्वर जनपद में कौन कौन से ग्लेशियर महत्वपूर्ण है, तो पहला है आपका पिंडारी ग्लेशियर है, कफनी ग्लेशियर है, ठीक है। सुंदर ढूंगा ग्लेशियर है, सुंदर ढूंगा दर्रे के नाम से सुंदर ढूंगा ग्लेशियर भी यहाँ पर है, ठीक है। और सुखराम ग्लेशियर है, यहाँ पर सुखराम ग्लेशियर है। इसके अलावा मैकातोली है, ठीक है, मैकातोली ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, सुखराम, मैकातोली, ये आपके ग्लेशियर यहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए कुंड
पढ़ लिया आप लोगों ने। देवी कुंड है, सूरज कुंड, अग्निकुंड, दर्रे, ट्रेल पास, सुंदरढूंगा। ट्रेल पास जोड़ता है बागेश्वर को पिथौरागढ़ से, और सुंदरढूंगा जोड़ता है बागेश्वर को चमोली से। ये आपके हो गए यहाँ पर दर्रे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम और ग्लेशियर देख लेते हैं, चलो। ग्लेशियर कौन कौन से हैं? पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदरढूंगा, सुखराम और मैकातोली। ये सुरखाम खराम हो गई, सुखराम ग्लेशियर है, ठीक है। मैकातोली, सुखराम आपका सुंदरढूंगा, कफनी और पिंडारी ग्लेशियर हो गए। ट्रेल पास, सुंदरढूंगा दर्रे हैं। देवी कुंड, सूरज कुंड, अग्निकुंड यहाँ पर है, ये कुंड है आपके नाम यहाँ पर। प्राचीन नाम बागनाथ, अग्नितीर्थ, ब्रह्मकपाली। उपनाम उत्तर का वाराणसी, नीलगिरी, गोल्डन वैली और व्याघ्र इसके क्या है? उपनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर बुग्यालों की बात करें तो कफनी बुग्याल हो गया एक तो, ठीक है। कफनी बुग्याल है, डोरबा बुग्याल है और जैमुनी पकवा, ठीक है। तीन बुग्याल यहाँ पर, तीन बुग्याल हैं। कफनी बुग्याल, डोरबा बुग्याल और जैमुनी पकवा बुग्याल, ये तीन बुग्याल हैं, ठीक है। तो ये बुग्याल हो गए। मतलब कि एक ही नाम से क्या दर्रे भी मिल सकते हैं आपको, बुग्याल भी मिल सकते हैं, और आपको ग्लेशियर भी उसी नाम से मिल सकता है, ठीक है। जिस प्रकार सुंदरढूंगा दर्रा भी है, सुंदरढूंगा ग्लेशियर भी है, ठीक है। कफनी ग्लेशियर भी है, कफनी बुग्याल भी है। अभी आपको इसी नाम से कुफनी नदी भी मिल जाएगी आगे पढ़ने पर, ठीक है। तो चलिए बागेश्वर जनपद के मेला महोत्सवों की बात करें, कौन कौन से मेले यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। तो पहला मेला है बैजनाथ का मेला। कौन सा मेला? बैजनाथ का मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है सनेती का मेला, सनेती का मेला हो गया, ठीक है। इसके अलावा सबसे जो आपका प्रसिद्ध मेला है उत्तरायणी पर, उत्तरायणी कौतिक के नाम से लगता है मेला, ठीक है। तो कौतिक को क्या मेले हो गया? कौतिक कहते हैं। उत्तरायणी कौतिक हो गया, सनेती का मेला, बैजनाथ का मेला। इसके अलावा सनगाड़ का मेला लगता है, सनगाड़ का मेला भी लगता है, ठीक है। सनगाड़ का मेला भी लगता है। इस प्रकार मेले हैं, कुछ इंपोर्टेंट मेले हैं। बैजनाथ का मेला, सनेती का मेला, उत्तरायणी कौतिक और सनगाड़ का मेला, ठीक है। ये चार मेले आपको इंपोर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। बैजनाथ का मेला, सनेती का मेला, उत्तरायणी कौतिक और सनगाड़ का मेला हो गया। इसे शनिगाड़ का मेला भी कहा जाता है कई बार, ठीक है। नवरात्रि टाइम पर लगता है। तो लिए तो हम लोग ये देख आए थे कि इस जनपद के पूर्व तथा पूर्वोत्तर में यहां पर और इस यहां पर क्या लगे हुए हैं? पिथौरागढ़ जनपद इससे लगा हुआ है, ठीक है। और पश्चिम तथा पश्चिम यानी कि इधर को, और पश्चिमोत्तर यानी कि यहां पर कौन से जनपद लगे हुए हैं? एक ही जनपद है, चमोली जनपद लगा हुआ है यहां पर आपका। ये पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर में चमोली जनपद लगा हुआ है, और दक्षिण में इसके जो जनपद है वो कौन सा है? अल्मोड़ा जनपद लगा हुआ है इससे, ठीक है। तो तीन जिले हैं इसको टच करने वाले, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। आपको याद रखना है कि बागेश्वर से तीन जिले इधर से लगे हुए हैं, एक अल्मोड़ा है, एक आपका पिथौरागढ़ हो गया, और तीसरा आपका है चमोली। ये जनपद क्या है? इसे सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां स्थित वागीश को विश्वेश्वर तथा इस नगरी को वाराणसी का दूसरा रूप माना गया, यानी कि वाराणसी के समान इस नगर की क्या है? मान्यता है, ठीक है। यहां पर सरयू गोमती का संगम होता है इस नगर में, ठीक है। और 1997 से पहले बागेश्वर जनपद जो है अल्मोड़ा जनपद की क्या था? अल्मोड़ा की क्या था? एक तहसील था बागेश्वर, ठीक है, ठीक है। और इस जनपद के पूर्व में है भीलेश्वर पर्वत, पश्चिम में है आपका नीलेश्वर पर्वत, उत्तर में है इसके सूरज कुंड, दक्षिण में है इसके अग्निकुंड, ठीक है। तो इस जनपद के पूर्व में भीलेश्वर पर्वत, पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, उत्तर में सूरज कुंड, दक्षिण में अग्निकुंड है इसके, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा। और मत्स्य पुराण में नील पर्वत को सर्वश्रेष्ठ पर्वत माना गया है यहाँ पर, जो नीलेश्वर है, ठीक है। बागेश्वर में सरयू और गोमती का तथा अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, इसलिए इसको वाराणसी का दूसरा रूप माना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है तीन नदियों का, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? दूसरे वाराणसी के रूप में क्या है? ये प्रसिद्ध है, ठीक है। वाराणसी का इसका दूसरा रूप माना गया है, क्योंकि यहां पर क्या है? आपका सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती नदियों का क्या होता है? संगम होता है, ठीक हो गया। नीलगिरी को विंध्य तथा सुवर्णांचल
कहा गया है। कहाँ किसमें कहा गया है? ठीक है, नीलगिरी को विंध्य तथा सुवर्णांचल और यहाँ का जो पीपल वृक्ष है उसको अक्षयवट कहा गया है। क्या कहा गया? अक्षयवट कहा गया है। ठीक है, और यहाँ से 9वीं सदी के कत्यूरी शासक भूदेव के प्रस्तर, यानी कि पत्थर पर क्या है? लेख प्राप्त हुए हैं। भूदेव के प्रस्तर हमको क्या प्राप्त होते हैं? शिलालेख प्राप्त होते हैं। भूदेव के प्रस्तर शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बागेश्वर के इंपोर्टेंट आपको कि बागेश्वर के पूर्व में कौन सा पर्वत है? भीलेश्वर पर्वत, पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, उत्तर में सूरजकुंड, दक्षिण में अग्निकुंड। ठीक है, और मत्स्य पुराण में नील पर्वत को सर्वश्रेष्ठ पर्वत माना गया है। ठीक है, और यहाँ जो बागेश्वर जो है सरयू, गोमती तथा अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर है, इसलिए इसको वाराणसी का दूसरा रूप माना गया है। नीलगिरी को विंध्य तथा सुवर्णांचल और यहाँ स्थित पीपल वृक्ष को अक्षयवट कहा गया है। ठीक है, और यहाँ से 9वीं सदी के कत्यूरी शासक भूदेव के प्रस्तर शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और जो इस शिलालेख प्राप्त हुआ है ये बागनाथ मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर की बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर में मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग और भोजपत्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पिंडारी ग्लेशियर है ये अपने मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग और भोजपत्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और महान प्रकृति प्रेमी सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली पंतविथिका, तो पंतविथिका नाम से जन्मस्थली का नाम है, कहां? बागेश्वर में स्थित है। और इन्हीं के जो आवास है इसको क्या बना दिया गया? वर्तमान में सुमित्रानंद पंत संग्रहालय बना दिया गया है। और अभी मैंने विजुअल्स के माध्यम से आपको ये दिखाया भी है। ठीक है, कत्यूरी राजाओं की दूसरी राजधानी। ठीक है, कत्यूरी राजाओं की दूसरी राजधानी कहां थी? वैद्यनाथ या फिर वैजनाथ। ठीक है, कार्तिकेयपुर में थी। ठीक है, पूरा नाम है वैजनाथ कार्तिकेय, वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में थी इनकी दूसरी राजधानी। ठीक है, और इसी वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? कत्यूर घाटी के नाम से जानते हैं। और मानस खंड में, ठीक है, मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी के नाम से इसको वर्णित किया गया। ठीक है, बागेश्वर में मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी के नाम से वर्णित किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा भगवान शिव यहां पर क्या करते थे? व्याघ्र रूप में विचरण करते थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? व्याघ्रेश्वर पड़ गया। ठीक हो गया। सबसे कम नगरीकृत जिला, ठीक है, सबसे कम नगरीकृत जिला है आपका बागेश्वर। ठीक है, जब सबसे कम नगरीकृत तो सबसे अधिक क्या होगा? ग्रामीणीकरण वाला जिला होगा। सबसे अधिक ग्रामीण यहां पर है, ग्रामीण वाला इलाका है आपका पूरा। ठीक है, और सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या बागेश्वर जनपद में ही है। ठीक है, सबसे कम नगरीकृत वाला, सबसे कम नगरीकृत जिला और सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिला बागेश्वर ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। पिंडारी ग्लेशियर, मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, तब यहां पर भोजपत्र देखने को मिलते हैं पिंडारी ग्लेशियर में। महान प्रकृति प्रेमी सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली पंतविथिका बागेश्वर में स्थित है। कत्यूरी राजाओं की दूसरी राजधानी बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में थी और वर्तमान में इसी को क्या जानते हैं? कत्यूर घाटी के नाम से जानते हैं। और मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है। कमेडी देवी का मंदिर स्थित है यहाँ पर। भगवान शिव यहाँ पर व्याघ्र रूप में विचरण करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बागेश्वर, व्याघ्रेश्वर नाम पड़ा इसका। ठीक है, सबसे कम नगरीकृत वाला जिला, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिला आपका बागेश्वर ही है। ठीक है, सबसे कम सीमा, सबसे बड़ी सीमा बागेश्वर जनपद की सबसे लंबी सीमा पिथौरागढ़ से और सबसे छोटी सीमा अल्मोड़ा के साथ लगी हुई है। ठीक है, नीलेश्वर चोटी और भिल्लेश्वर चोटी पर क्रमशः नीलेश्वर महादेव मंदिर और भिल्लेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना है। ठीक है, और नील पर्वत को विंध्य अथवा सुवर्णांचल कहा गया है। नीलेश्वर और भिलेश्वर पर्वत के मध्य की तलहटी में बागेश्वर और बागनाथ मंदिर की स्थापना। ठीक है,
यानी कि नीलेश्वर और भिल्लेश्वर जो पर्वत है, इनके मध्य की जो तलहटी है, इसी में बागेश्वर नगर की स्थापना और बागनाथ मंदिर की स्थापना है। ठीक है, और बागेश्वर का मूल नाम क्या है? व्याघ्रेश्वर हो गया। ठीक है, बागेश्वर के उत्तरी भाग को, ठीक है, जो बागेश्वर का उत्तरी भाग है, इसको दानपुर का यहां पर क्या, दानपुर का जनजातीय क्षेत्र है। दानपुर क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है ये इलाका। ठीक है, उत्तरी भाग में क्या है? दानपुर है, और क्या है? जनजातीय क्षेत्र है। और इसके दक्षिण पश्चिम में कत्यूर घाटी है। ठीक है, बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में कत्यूर घाटी है। यहीं पर कार्तिकेयपुर राजवंशी क्या रहा है? राजधानी रहा है। ठीक है, चलिए, तो उत्तरी भाग में इसके दानपुर का जनजातीय क्षेत्र है, तो दक्षिण पश्चिम में से कत्यूर घाटी, और यही कत्यूर घाटी कार्तिकेयपुर राजवंश की क्या रही? दूसरी राजधानी रही है। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उत्तरी भाग में दानपुर का जनजातीय क्षेत्र है और दक्षिण पश्चिम में कत्यूर घाटी है, जो कार्तिकेयपुर वंशी राजधानी रहा है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने तो बागेश्वर को कहा, क्या कहा दिया? भोट द्वार कहा है। ठीक है, भोट द्वार कहा है। ठीक है, और मानस खंड में बागेश्वर को, मानस खंड में बागेश्वर को अग्नि तीर्थ कहा गया है। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन ने बागेश्वर को क्या कहा है? भोट द्वार कहा है, और मानस खंड ने बागेश्वर को अग्नि तीर्थ के नाम से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक अभिलेखों में इसे व्याघ्रेश्वर, देवस्थान, करवीपुर क्षेत्र, बौद्ध धर्म स्थान और जनजातीय देवता भरके या भटकू इसको बताया गया है। ठीक है, तो ऐतिहासिक अभिलेखों में इसे व्याघ्रेश्वर, देवस्थान, करवीपुर क्षेत्र और बौद्ध धर्म स्थान और जनजातीय देवता भरके या भटकू इसको बताया गया है। ठीक है, राजा लक्ष्मीचंद ने, किसने? राजा लक्ष्मीचंद ने सन 1602 में बागनाथ मंदिर क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो राजा लक्ष्मीचंद ने सन 1602 में जो व्याघ्रेश्वर मंदिर है, बागनाथ मंदिर है, ठीक है, किसका? बागनाथ मंदिर, तो व्याघ्रेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं, तो बागनाथ मंदिर करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, इसी के साथ हमको चीज ध्यान रखना है, 1921 में जब पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय कुमाऊं में, ठीक है, जो बागेश्वर था, क्या था? ये स्वराज आंदोलन का केंद्र था यहां पर। ठीक है, स्वराज आंदोलन का क्या था? केंद्र था। यहीं पर क्या था? जब भारत में आपका असहयोग आंदोलन चल रहा है, तो यहां पर क्या चल रहा था? कुली बेगार आंदोलन चल रहा होता है। कौन सा आंदोलन चल रहा होता है? कुली बेगार आंदोलन चल रहा होता है। ठीक है, यहीं पर क्या होता है? कुली बेगार का अंत कर दिया जाता है बागनाथ मंदिर में। ठीक है, तो उत्तरायण 13-14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी पर, ठीक है, इस जो घृणित जो आपकी कुली बेगार प्रथा थी, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और मकर संक्रांति पर क्या लगता है? यहाँ पर उत्तरायणी मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, और पूरे कुमाऊं में यहाँ का जो उत्तरायणी मेला बड़ा प्रसिद्ध है। चलिए, और जो बागेश्वर है, ये हिमालय की जो घाटी क्षेत्र में स्थित है। जो बागेश्वर है, ये कौन से इसमें? मध्य हिमालय के घाटी क्षेत्र में बागेश्वर बसा हुआ है। ठीक है, मध्य हिमालय के घाटी क्षेत्र में बागेश्वर आपका बसा हुआ है, और इसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर का वाराणसी कहा जाता है बागेश्वर को। ठीक है, उत्तर का वाराणसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बागेश्वर में सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिससे क्या? त्रिवेणी संगम बनता है, या तो इसलिए उसको उत्तर का वाराणसी या वाराणसी का दूसरा रूप कहा गया है। ठीक है, चलिए, बागेश्वर सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है, और सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद भी यही है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद भी कौन सा है? बागेश्वर। सबसे कम नगरीय जनसंख्या, जब सबसे कम नगरीय जनसंख्या होगी तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद भी बागेश्वर ही होगा। ठीक है, और अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशतता, अनुसूचित जाति की अर्थात एससी की सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशतता बागेश्वर जनपद में ही हमको देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है,
और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद भी बागेश्वर है। और अनुसूचित जाति का की सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला जनपद भी बागेश्वर ही है। ठीक है, यहां पर बात करें तो बागेश्वर में 6 तहसीलें हैं, 6 तहसीलें हैं, 3 विकास खंड हैं यानी ब्लॉक, और 2 यहां पर क्या है आपकी विधानसभा क्षेत्र है यहां पर। ठीक है, 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 3 विकास खंड हैं और 6 तहसीलें हैं। ठीक है, अब तहसीलों की बात करें, तहसीलें कौन कौन सी यहां पर बागेश्वर में, तो पहली तो खुद बागेश्वर के नाम से ही आपकी पहली तहसील खुद बागेश्वर, दूसरी कपकोट, कपकोट तहसील है। इसके अलावा यहां पर गरुड़ तहसील है, दुग नाकुरी होगी एक तहसील आपकी, दुग नाकुरी। ठीक है, कांडा तहसील हो गया, कांडा तहसील है आपकी। ठीक है, और काफली गैर तहसील होगी। ठीक है, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, दुगनाकुरी, कांडा, काफलीगढ़, ये आपकी 6 तहसीलें हैं। बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, दुगनाकुरी, कांडा और काफलीगढ़। विकास खंडों की बात करें, ब्लॉक की बात करें तो 3 ब्लॉक हैं, एक बागेश्वर ब्लॉक हो गया, एक कपकोट ब्लॉक है और तीसरा आपका गरुड़ ब्लॉक है। ठीक है, बागेश्वर, कपकोट यहां पर और गरुड़ क्या है विकास खंड है, 3 है। और विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो पहला तो खुद बागेश्वर हो गया। ठीक है, और जो बागेश्वर है ये एससी के लिए आरक्षित रखा गया है सीट, जो बागेश्वर विधानसभा सीट है ये एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, पहले इस पर अभी चंदन रामदास यहाँ से विधायक थे जिनका निधन हो गया था, तो उनकी पत्नी क्या है यहाँ से दोबारा उपचुनाव में चुनाव उन्होंने जीता है। ठीक है, दूसरी सीट कपकोट, 2 विधानसभाएं हैं, बागेश्वर विधानसभा सीट और कपकोट विधानसभा सीट। 3 आपके विकास खंड है, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, तहसीलें 6, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, दुगनाकुरी, कांडा और काफलीगढ़। ठीक है, ये देख लीजिएगा इसको आप, तहसीलें 6 हैं, ये विकास खंड 3, विधानसभा क्षेत्र 2, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, दुगनाकुरी, कांडा, काफलीगढ़। बागेश्वर विकास खंड हो गया, कपकोट, गरुड़, और बागेश्वर एससी के लिए आरक्षित है और कपकोट। ठीक है, अब बात करते हैं बागेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की। ठीक है, तो इसमें है पहला आपका बागनाथ मंदिर बागेश्वर। ठीक है, पहला हम देखेंगे बागनाथ मंदिर को। ठीक है, तो गोमती प्लस सरयू नदी के संगम पर आपका बागनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, किन नदी के संगम पर है, तो गोमती और सरयू के संगम पर स्थित है बागनाथ मंदिर, और तल्ला कत्यूर में स्थित है। जो बागनाथ मंदिर है तल्ला कत्यूर स्थित है, और बागेश्वर को ही मार्कंडेय मुनि की तपोभूमि कहा गया है। मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि के नाम से भी हम इसको बागेश्वर को जानते हैं। ठीक है, और भगवान शिव के व्याघ्र रूप में यहां पर क्या हुआ, उन्होंने विचरण करते थे, इस कारण इस स्थान को व्याघ्रेश्वर कहलाया, जो कालांतर परिवर्तित होकर क्या हो गया, बागेश्वर हो गया। ठीक है, गोमती सरयू के संगम पर तल्ला कत्यूर में मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है, ये व्याघ्र रूप में भगवान शिव यहां पर विचरण करते थे, नाम क्या पड़ गया, व्याघ्रेश्वर पड़ गया। ठीक है, और बाद में ही नाम क्या कहलाया, बागेश्वर कहलाया। ठीक है, और इस मंदिर के निर्माण में, बागनाथ मंदिर के निर्माण में भूदेव नामक कत्यूरी शासक का प्रमुख योगदान रहा है। बाद में चंद्रवंशी राजा हुए लक्ष्मीचंद, सन 1602 में लक्ष्मीचंद ने इसी बागनाथ मंदिर का क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया या जीर्णोद्धार कराया। और जो ये बागनाथ मंदिर है आपका नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है, नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, और इसी भूदेव का यहां से हमको एक प्रस्तर शिलालेख प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्रस्तर शिलालेख प्राप्त होता है। ठीक है, और 1602 में लक्ष्मीचंद ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, और बागेश्वर मंदिर की दीवार पर, ठीक है, बागेश्वर मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण लेख में तत्कालीन राजवंश का भूमिदान वर्णित है कि यहां पर कत्यूरी राजा ने क्या किया, भूदान किया। ठीक है, जिसमें प्रथम शासक का नाम हमको क्या नाम मिलता है, बसंत देव मिलता है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए जो आपका कार्तिकेय शासक हुआ बसंत देव ही हुआ, तो प्रथम शासक का नाम क्या है, बसंत देव है। ठीक है, इसके अलावा भूदेव के अलावा हमको यहां पर से त्रिभुवन राज, तो त्रिभुवन राज का हमको क्या प्राप्त होता है, यहां से शिलालेख प्राप्त होता है। इसी में क्या लिखा कि प्रथम कत्यूरी शासक कौन था, बसंत देव था। ठीक है,
त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश का नाम क्या बताया गया है? बसंत देव बताया गया है। और इसी को कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना गया। ठीक है, तो भूदेव का प्रस्तुत शिलालेख प्राप्त हुआ हमको एक। दूसरा त्रिभुवन राज का हमको शिलालेख प्राप्त होता है जिसमें प्रथम शासक का नाम बसंत देव बताया गया है और उसी को कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना गया है। ठीक है, और भूदेव, जो भूदेव है, इसकी जो बागेश्वर प्रशस्ति लेख है, इसकी लिपि क्या है? कुटिला है। लिपि कुटिला है और भाषा क्या है? संस्कृत। तो भूदेव की बागेश्वर प्रशस्ति लेख की लिपि कुटिला और भाषा संस्कृत हो गई। ठीक है, चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें ये त्रिभुवन राज का शिलालेख है, इसमें बताया गया है कि कत्यूरी शासक कौन था? बसंत देव था और कार्तिकेयपुर राजवंश को संस्थापक माना गया है। और भूदेव की बागेश्वर प्रशस्ति लेख की जो लिपि है वो कुटिला लिपि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मकर संक्रांति के दौरान उत्तरायणी मेले में क्या होता है? कुमाऊं की वास्तविक सांस्कृतिक झलक अल्मोड़ा के बाद अगर हमको कहीं देखनी हो तो बागेश्वर में देखने को मिलती है। ठीक है, उत्तरायणी मेले के दौरान कुमाऊं की वास्तविक जो सांस्कृतिक झलक है अल्मोड़ा के बाद हमको कहां देखने को मिलती है? बागेश्वर जनपद में ही देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा बागेश्वर में गोपीश्वर का मंदिर है एक। ठीक है, गोपीश्वर मंदिर है और ये भद्रावती नदी के किनारे स्थित है। निकट में इसके भद्रावती मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो दोनों साथ साथ मंदिर है ये और भद्रावती नदी के किनारे ही क्या है? स्थित हैं आपके। चलिए अब बात करते हैं रक्तहीन क्रांति कुली बेगार की। कौन सी क्रांति? रक्तहीन क्रांति। ठीक है, तो जब भारत में क्या चल रहा होता है? असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, तो उसी समय बागेश्वर में क्या हो रहा होता है? स्वराज आंदोलन का केंद्र बना हुआ होता है बागेश्वर। यहां पर क्या है? कुली बेगार के खिलाफ क्या है? आंदोलन छेड़ा जा चुका होता है। ठीक है, तो 1921 में केंद्र रहा बागेश्वर स्वराज आंदोलन का। ठीक है, और इस कुली बेगार को महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? अतिरिक्त श्रम की चोरी कहा है। कल को पूछ सकता है कि कुली बेगार को अतिरिक्त श्रम की चोरी के नाम से किसने इसको उल्लेखित किया है? तो कार्ल मार्क्स महोदय हैं, इनके द्वारा कुली बेगार को अतिरिक्त श्रम की चोरी के नाम से उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा एक व्यक्ति और हैं, तारादत्त गैरोला। इन्होंने क्या कहा? कुली बेगार को कहा कि यह जो कुली बेगार है ये शानदार राज्य के लिए क्या है? कलंक के समान बताया इसको। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स महोदय ने क्या कहा? इसको अतिरिक्त श्रम की चोरी कहा, जबकि तारादत्त गैरोला ने क्या कहा? इसको बेगार को शानदार राज्य के लिए कलंक के समान बताया। ठीक है, और सन 1921 में 13-14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन था। उत्तरायणी के पर्व पर क्या होता है? बीडी पांडे के नेतृत्व में क्या है? हजारों लोग इकट्ठे होते हैं बागेश्वर में सरयू के किनारे। ठीक है, और सरयू की सौगंध लेकर खाते हैं कि हम बेगार न देने का हम प्रण करते हैं, कहते हैं। ठीक है, कि हम कुली बेगार नी बनुल। ठीक है, यानी कि सरयू की सौगंध लेकर क्या कहते हैं? बेगार हम नहीं देंगे। और समस्त जो बही खाते थे उनको सरयू नदी में फेंक दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार इस ग्रहण प्रथा का भी अंत कर दिया गया। बीडी पांडे ने क्या कहा? सब लोगों से कहा कि आप लोग शपथ लो, सामने बागनाथ मंदिर है, कि उन बागनाथ की शपथ लेके क्या कहा कि हम कुली नहीं बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने क्या किया? समस्त बही खातों को सरयू नदी में बहा दिया गया और इस घृणित प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, और यहां पर एक व्यक्ति होता है, यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी डायबिल। ठीक है, वो क्या कहता है? यहाँ पर लोगों पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बीडी पांडे कहते हैं साहब कितनी गोलियां चलाओगे? आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन लोगों का ये पर्वत आपसे नहीं हिल पाएगा। ठीक है, तो डायबिल महोदय थे यहाँ पर एक। चलिए, और कार्ल मार्क्स महोदय ने तो इस आंदोलन को क्या कहा है? जो इस कुली बेगार को कहा है अतिरिक्त श्रम की चोरी कहा। और तारादत्त गैरोला महोदय ने क्या कहा? कुली बेगार को शानदार राज्य के लिए कलंक के समान बताया। और इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने अपनी यंग इंडिया में क्या कहा? इसको रक्तहीन क्रांति का नाम दिया। ठीक है, तो रक्तहीन क्रांति का नाम किसने दिया? महात्मा गांधी ने क्या कहा? यंग इंडिया में क्या कहा? इसको रक्तहीन क्रांति का नाम दिया। जबकि स्वामी सत्यदेव ने क्या कहा? इसको असहयोग की पहली ईंट कहा। ठीक है, असहयोग आंदोलन की
प्रथम ईंट के रूप में इसको उल्लेखित किया। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट हो गए, कार्ल मार्क्स महोदय, तारादत्त गेरोला महोदय, महात्मा गांधी जी और स्वामी सत्यदेव। तो इन आपको याद रखना पड़ेगा चारों में कथन क्या क्या है। कार्ल मार्क्स का महोदय है कथन है कि अतिरिक्त श्रम की चोरी कहा इन्होंने कुली बेकार को, जबकि तारादत्त गेरोला ने क्या कहा, इसको शानदार राज्य के लिए कलंक के समान बताया। गांधी जी ने इस कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा, जबकि स्वामी सत्यदेव ने इस कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, और इस कुली प्रथा को बंद करवाने के लिए यहां पर 40,000 लोग इकट्ठे हुए, 40,000 लोग उस दिन। ठीक है, क्योंकि बीडी पांडे ने उत्तरायणी का दिन ही क्यों चुना, क्योंकि इस दिन जो है पूरे उत्तराखंड से लोग यहां पर आते हैं, इकट्ठे होते हैं इस मेले पर, इसलिए उन्होंने इसी दिन को यहां पर चुना था। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, 1929 में गांधी जी बागेश्वर आते हैं। ठीक है, कहां आते हैं, बागेश्वर आते हैं, और कत्यूर और बरौर के बीच में कौसानी के डांग बंगले में यहां पर रहते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा बागेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, एक गौरी गुफा है। यहां पर कौन सी गुफा है, गौरी गुफा स्थित है, और यहां पर एक हक मंदिर भी है। ठीक है, गौरी गुफा का मंदिर है, गौरी गुफा यहां पर है, और हक मंदिर, 2 चीजें आप इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ सन आपके पॉइंट है यहां पर। सन 1602 में लक्ष्मीचंद ने द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। 1929 में गांधी जी का बागेश्वर आगमन होता है। 1904 में अंग्रेजों द्वारा बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन का सर्वे किया जाता है। ठीक है, 1904 में अंग्रेजों द्वारा बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन का सर्वे किया जाता है। 1942 में बागेश्वर टाउन एरिया घोषित हो जाता है। 1942 में बागेश्वर टाउन एरिया घोषित, 1944 में इसको नोटिफाइड एरिया घोषित कर दिया गया। ठीक है, और 1968 में बागेश्वर को नगर पालिका घोषित किया गया, 1968 में। चलिए अब आगे देखते हैं, नीलेश्वर महादेव मंदिर, ये बागेश्वर में है, बागेश्वर नगर के निकट एक चोटी पर स्थित है आपका ये। ठीक है, और इस मंदिर के संस्थापक स्वामी हरिहर गिरी महाराज जी रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर 1995 में आए थे, श्री हरिहर गिरी महाराज जी 1995 में यहाँ आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चंडिका देवी का मंदिर। चंडिका देवी का मंदिर बागनाथ मंदिर के निकट में एक चोटी पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुकड़ा देवी का मंदिर है, एक ऊंची पहाड़ी पर क्या है, कुकड़ा माई की एक प्राकृतिक शिला है। शिला का उर्दू भाग कैसा है, कुक्कुट यानी कि मुर्गे के आकार का है, इस कारण इसको कुकड़ा देवी के नाम क्या है, मान्यता प्राप्त है, कुकड़ा देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो नीलेश्वर महादेव मंदिर स्वामी हरिहर गिरी महाराज जी इसके संस्थापक रहे, नीलेश्वर महादेव के मंदिर के, और चंडिका देवी बागनाथ मंदिर के निकट में चोटी पर स्थित है। कुकड़ा देवी का मंदिर यह भी एक ऊंची पहाड़ी पर है, और कुकड़ा माई की यहाँ पर एक प्राकृतिक शिला है, जिसका जो नीचे का भाग है वो कुक्कुट के आकार का है। ठीक है, अब बात करते हैं पिंडारी ग्लेशियर की। ठीक है, तो पिंडारी ग्लेशियर की, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैकिंग भी की जाती है, और इस पिंडारी ग्लेशियर में आपको मोनाल, भोजपत्र, कस्तूरी मृग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोनाल पक्षी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, भोजपत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कस्तूरी मृग देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको। ठीक है, और इसी पिंडारी ग्लेशियर का, ठीक है, अंतिम गांव है खाती गांव। कौन सा गांव, खाती गांव है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा चीज ध्यान कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि कमश्यार घाटी और सानी उड्यार, एक आपकी कमश्यार घाटी हो गई, दूसरा आपका सानी उड्यार है। ये दोनों आपके कहां, बागेश्वर में स्थित है। सानी उड्यार, कमश्यार घाटी, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपकी एक गौरी गुफा थी, गौरी गुफा, साथ में एक आपका हक मंदिर था, ये सब कहां आपके बागेश्वर में स्थित हैं। ठीक हो गया। चलिए अब बात करते हैं बैजनाथ मंदिर समूह की। ठीक है, तो पहले बात करेंगे बैजनाथ की। तो ये जो बैजनाथ क्षेत्र है, इसे ही कत्यूर घाटी के रूप में इसकी पहचान की जाती है। ठीक है, यही क्या, कत्यूर घाटी के रूप में इसकी हम पहचान करते हैं। और जो ये बैजनाथ मंदिर समूह है, ये गोमती के तट पर, गोमती और गरुण गंगा के संगम पर स्थित है मंदिर। जो बैजनाथ मंदिर समूह है, गोमती और गरुण गंगा
के संगम पर स्थित है। ठीक है, और 18 मंदिरों का समूह है आपका बैजनाथ मंदिर समूह। ठीक है, इस बैजनाथ जो क्षेत्र है इसकी पहचान कत्यूर घाटी से की जाती है, और ये मंदिर जो आपका मंदिर समूह है गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। 18 मंदिरों का समूह है। ठीक है, और यहीं पर पहली बार कार्तिकेयपुर राजवंश के द्वारा मध्य हिमालय में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित की जाती है। ठीक है, तो यहीं पर कार्तिकेयपुर राजवंश के द्वारा मध्य हिमालय में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित की जाती है, और इस प्रकार आपका जो कार्तिकेयपुर राजवंश है वह क्या था, पहला ऐतिहासिक राजवंश है। पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, ठीक है, इसने क्या काम किया, पहली बार मध्य हिमालय में राजनीतिक एकता स्थापित करी, और मध्य हिमालय का क्या है, पहला ऐतिहासिक राजवंश था। ठीक है, और जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसके अभी तक हमको 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। कितने, 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो यहीं पर कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित की, जो मध्य हिमालय का पहला ऐतिहासिक राजवंश था, और इस राजवंश के अभी तक हमको कुल 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, और इस कार्तिकेयपुर राजवंश स्थापक कौन हो गया, बसंत देव। ठीक हो गया, और बैजनाथ शिलालेखों में इनकी राजधानी को क्या कहा गया है, वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर कहा गया है। ठीक है, वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर कहा गया है। ठीक है, और जो बैजनाथ का मंदिर समूह है यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है आपका ये। और बैजनाथ मंदिर समूह भी नागर शैली में निर्मित है। किसमें निर्मित है, नागर शैली में निर्मित है, और यही निकट में ही बैजनाथ में कृत्रिम झील का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, तो बैजनाथ कृत्रिम झील बागेश्वर में। ठीक है, तो बागेश्वर में क्या क्या फैक्ट, आपके बैजनाथ मंदिर के समूह के बारे में क्या क्या फैक्ट होंगे फिर देख लेते हैं एक बार। तो प्राचीन जो आपका इस क्षेत्र की पहचान है कत्यूर घाटी से की जाती है। गोमती गरुड़ गंगा के संगम पर यह मंदिर समूह है आपका। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है बैजनाथ मंदिर समूह, नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, और यहीं पर मध्य हिमालय में पहली बार कार्तिकेयपुर राजवंश के द्वारा एक राजनीतिक एकता स्थापित की जाती है, और यह राजवंश मध्य हिमालय का पहला ऐतिहासिक राजवंश था, और इस राजवंश से कुल अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें बसंत देव को इस वंश का संस्थापक माना गया है। बैजनाथ शिलालेखों में इनकी राजधानी को वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर बताया गया है, और ठीक है, और कत्यूरी जो गाथाएं हैं उनके अनुसार बैजनाथ के रणचूला कोट में उनकी मुख्य राजधानी थी। कहां थी, बैजनाथ के रणचूला कोट में इनकी मुख्य राजधानी थी। ठीक है, कठौच के अनुसार कत्यूरी गाथाओं के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बैजनाथ में कृत्रिम झील का निर्माण भी किया गया है। अब बात करते हैं तैली हाट। इसको सेली हाट भी कहा जाता है। तैली हाट को क्या कहा जाता है, सेली हाट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और इसी नगर के ऊपर रणचूला कोट और गोपाल कोट थे। ठीक है, और यही गोपाल कोट में कत्यूरी राजाओं का खजाना रहता था। क्या रहता था, खजाना। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बैजनाथ का पुराना नाम क्या है, कार्तिकेयपुर था। ठीक है, तो तैली हाट इस नगर के ऊपर के रणचूला कोट और गोपाल कोट 2 किले थे, जिनमें से गोपाल कोट में कत्यूरी राजाओं का खजाना रहता था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बैजनाथ का जो पुराना नाम है क्या था, कार्तिकेयपुर था, और कत्यूरी राजधानी को आजकल क्या कहते हैं, तैली हाट के नाम से हम लोग जानते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो यहां से एक अभिलेख प्राप्त होता है। इस मंदिर में सन 1292 में कराचल देव के समय कराया गया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है, यहाँ पर अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है, जिससे ज्ञात हुआ है कि सन 1292 में इस लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराचल देव द्वारा करवाया गया। ठीक है, वर्तमान में ये मंदिर समूह, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह है, मूर्ति विहीन है, और इनकी मूर्तियां को बैजनाथ मंदिर के संग्रहालय में रखा गया है। इसके बाद आपका रक्षक देवल मंदिर, विशालता में यह अल्मोड़ा के कटरमल से भी बड़ा मंदिर है, सूर्य मंदिर से बड़ा है, लेकिन यह भी क्या है, मूर्ति विहीन है। ठीक है, डर वही कि चोरी ना हो जाए, तो इनको संग्रहालय में संरक्षित कर दिया गया है। रक्षक देवल मंदिर है। रणचूला देवी
कत्यूरी शासकों द्वारा अपनी कुलदेवी के रूप में रणचूला कोट की पहाड़ी पर पुराने किले के भीतर इनकी स्थापना की गई है। तो रणचूला देवी हो गई आपकी बागेश्वर, रक्षक देवल मंदिर यहाँ पर, तो इनकी स्थापना कत्यूरी शासकों द्वारा अपनी कुलदेवी के रूप में रणचूला कोट की पहाड़ी पर पुराने किले के भीतर की गई है। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ता है, कोट भ्रामरी के नाम से भी इनको जानेंगे। ठीक है, गरुड़ 60 के दशक में गढ़वाल कुमाऊं की व्यापारिक मंडी के रूप में प्रसिद्ध थी। ठीक है, गरुड़, ठीक है, गरुड़ बागेश्वर में जगह है। 60 के दशक में गढ़वाल कुमाऊं की व्यापारिक मंडी थी। बात करें कोट की माई या भ्रामरी देवी, ठीक है, कोट की माई या भ्रामरी देवी कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी तथा चंदों द्वारा स्थापित नंदा देवी मंदिर है। ठीक है, कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी हैं और चंदों द्वारा स्थापित नंदा देवी मंदिर है। यहां कोट की माई का लगता है मेला, कोट की माई का मेला ही लगता है। ठीक है, और जो कोट की माई का मंदिर है डंगोली गांव नामक एक कस्बे के निकट पहाड़ी स्थित। ठीक है, डंगोली नामक गांव में स्थित है। ठीक है, डंगोली गांव में चंदो कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी चंदों द्वारा स्थापित नंदा देवी मंदिर है और यहां पर कोट की माई का लगता है मेला। ठीक हो गया। फिर भद्रकाली मंदिर या भद्रकाली गुफा मंदिर। ठीक है, तो बागेश्वर की कमस्यार घाटी के भद्रकाली गांव में भद्रगंगा नदी किनारे यह मंदिर स्थित है। ठीक है, भद्रकाली मंदिर या भद्रकाली गुफा मंदिर बागेश्वर की कमस्यार घाटी में भद्रकाली गांव में भद्रगंगा नदी के किनारे यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर भद्रकाली आपका झरना स्थित है। ठीक है, अब बात करें कौशानी की, तो कौशानी का प्राचीन नाम बलना, कौशानी का प्राचीन नाम बलना और कौशानी को कुमाऊं का गहना कहते हैं। ठीक है, तो कौशानी का प्राचीन नाम बलना, ठीक है, कौशानी को बलना कहते हैं। कुमाऊं का गहना है ये, कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है कौशानी को। ठीक है, और 1929 में गांधी जी यहां कितने दिन रुके थे, 12 दिन रुके थे और उन्होंने यंग इंडिया में कौशानी को भारत का क्या कहा है, स्विट्जरलैंड कहा है। ठीक है, तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कौशानी को क्या कहा है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। ठीक है, और बागेश्वर से 39 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, पिंगनाथ पहाड़ी पर एक पहाड़ी है, पिंगनाथ पहाड़ी है और पहाड़ी पर क्या है, सॉरी बागेश्वर से 39 किलोमीटर की दूरी पर कौशानी पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा हुआ है। ठीक है, जो कौशानी है पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा हुआ है और कोसी व गरुड़ गंगा के संगम में स्थित है। कोसी प्लस गरुड़ गंगा के संगम पर आपका ये स्थित है आपका कौशानी। ठीक हो गया, तो पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा है कौशानी, कोसी गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। प्राचीन नाम बलना, कुमाऊं का गहना भी इसको कहते हैं। गांधी यहां पर 1929 में आते हैं, 12 दिन तक यहां पर रुकते हैं। यहीं पर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पर क्या लिखी, एक टीका लिखी जिसको हम अनासक्ति योग कहते हैं, उसी के नाम से उनका यहाँ पर अनासक्ति आश्रम भी स्थित है। ठीक है, कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसको कौशानी नाम पड़ा इसका। ठीक है, कौशिक मुनि की तपस्थली थी यहाँ पर। ठीक है, नाम क्या पड़ गया, कौशानी नाम भी पड़ गया इसका। कौशिक ऋषि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम पड़ गया, कौशानी नाम पड़ गया। ठीक है, चलिए, गांधी ने जिस स्थान पर प्रवास किया उसे आज अनासक्ति आश्रम कहते हैं। यहीं पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योग लिखा। कौशानी में चाय के बागान हैं, उत्तराखंड का टी स्टेट इसे चाय इसे या फिर चाय ई स्टेट का नाम जानते हैं, तो उत्तराखंड का टी स्टेट, तो किसको जानते हैं, कौशानी को। ठीक है, कौशानी में गिरियाज किस्म की चाय उगाई जाती है। कौन सी किस्म की, गिरियाज किस्म की चाय उगाई जाती है यहां पर, और इसे कुमाऊं का दार्जिलिंग कहते हैं, दार्जिलिंग। ठीक है, तो कुमाऊं का दार्जिलिंग कौशानी को कहते हैं। ठीक है, और कौशानी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो रैमजी को जाता है। रैमजी ने इसको एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको विकसित किया। और कौशानी के निकटवर्ती स्थलों की बात करें तो यहाँ पर आपका कौशानी के निकट में आपकी सोमेश्वर घाटी है, लेकिन ये आपका बागेश्वर में पड़ेगा कि इसके निकट में स्थित है। इसके अलावा कत्यूर घाटी हो गया, रुद्रधारी जलप्रपात है, झरना भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसी के नाम से रुद्रधारी के नाम से क्या गुफा भी स्थित है आपकी। ठीक है, निकटवर्ती स्थल में। ठीक है, 3 तो आपके बागेश्वर में, यह आपका अल्मोड़ा में सोमेश्वर घाटी। ठीक है, तो बात करेंगे हम अनासक्ति आश्रम की। अब
तो यहाँ पर गांधी जी 12 दिन रुके थे और यहीं पर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पर अनासक्ति योग नाम से एक टीका लिखी थी। इसे गांधी आश्रम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, महाकवि सुमित्रानंद पंत की जन्मस्थली की बात करते हैं। ठीक है, तो महाकवि सुमित्रानंद पंत संग्रहालय, तो इनकी जन्मस्थली कौसानी में स्थित उनका पैतृक आवास है, जिसे अब क्या कर दिया गया, एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। और यहीं पर क्या है, 20 मई 1900 को इनका जन्म हुआ था पंत जी का। इनका जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था, गोसाई दत्त था। गोसाई दत्त इनका प्रारंभिक नाम था। ठीक है, 1936-40 तक इन्होंने रूपाब नामक एक पत्रिका का क्या किया, संपादन किया। और 1950 से 57 तक क्या रहे, ये आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। ठीक हो गया। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, और 28 दिसंबर 1977 को 1977 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 1979 में तत्कालीन गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट द्वारा इसको, इनके पैतृक आवास को गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय संग्रहालय अल्मोड़ा से संबद्ध कर दिया गया। ठीक है, तो देख लीजिए इसको एक बार। 20 मई 1900 को जन्म होता है। 1936 से 40 तक उन्होंने रूपा पत्रिका का संपादन किया। प्रारंभिक नाम इनका गोसाई दत्त था। 1950 से 57 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हो गई। 1979 में तत्कालीन गवर्नमेंट द्वारा इनके पैतृक आवास को यानी पंत विथिका को गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा के साथ संबद्ध कर दिया गया। अब बात करते हैं लक्ष्मी आश्रम की। तो इसकी स्थापना 1946 में की गई, लक्ष्मी आश्रम की। तो गांधी जी की शिष्या हुई सरला बहन, इनका वास्तविक नाम है मिस कैथरीन हाइलामन। तो सामाजिक कार्य करते उन्होंने यहाँ पर अपना जीवन गुजार दिया पूरा, सरला बहन द्वारा। ठीक है, और पूरा नाम इस आश्रम का क्या है, कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल इस आश्रम का पूरा नाम है। ठीक है, यहां से सूर्योदय और विजय नामक पत्रिकाएं निकला करती थी, अब तो बंद हो गई वर्तमान में। और शांतिलाल द्विवेदी और सल्ला बहन द्वारा मिलकर क्या किया गया, इस आश्रम की स्थापना की। 1946 में गांधी जी की शिक्षा सरला बहन और शांतिलाल द्विवेदी के साथ उन्होंने मिलकर इस आश्रम की स्थापना करी। और इसका जो पूरा नाम है कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल इस आश्रम का पूरा नाम है। ठीक हो गया। द्वारिकाधीश मंदिर है आपके निकट में। पिनाकेश्वर महादेव मंदिर की बात करते हैं। तो इस मंदिर की स्थापना बाज बहादुर चंद द्वारा की जाती है। ठीक है, और यहां से बाज बहादुर चंद का 1654 का एक हमको क्या मिलता है, ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, और तो पिनाकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना के साथ साथ आपका बाज बहादुर चंद ने भीमताल के निकट भीमेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना, बागेश्वर में ये आपका पीनाथ मंदिर हो गया, पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल हो गया। इसके अलावा घोड़ाखाल में गोलू देवता के मंदिर की स्थापना भी बाज बहादुर चंद द्वारा की जाती है। ठीक हो गया। तो स्थापना पिनाकेश्वर महादेव मंदिर की बाज बहादुर चंद करता है और 1654 का उसके यहाँ से एक ताम्र लेख भी हमको प्राप्त हुआ है। कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र महरुड़ी, तो कोटमन्या धर्मघर के निकट में है और इसकी स्थापना 1977 में एक कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ है, महरुड़ी में। कहाँ पर, कोटमन्या धर्मघर के निकट में। 1977 में इस केंद्र की स्थापना की गई। श्री 1008 मूल नारायण देवता का मंदिर, ये कपकोट ब्लॉक में भनार में स्थित है। ठीक है, तो इनका नाम है, मूल नाम से नाम जानते हैं तो शिखर भनार के नाम से इन मंदिर को हम जानते हैं, शिखर। ठीक है, शिखर पर स्थित है। भनार गांव का नाम हो गया शिखर भनार मूल नारायण देवता। ठीक है, तो कपकोट ब्लॉक के भनार गांव में, किस गांव में, भनार गांव में इनका मंदिर स्थित है। और पर्वत की चोटी पर बसा होने का इस मंदिर का नाम क्या है, शिखर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, कपकोट के भनार गांव में है, पर्वत की चोटी पर इसके नाम शिखर भी पड़ता है। मूल नारायण नागपुरी क्षेत्र के क्या है, स्थानीय लोकप्रिय देवता हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, फसल का प्रथम अनाज मूल नारायण देवता को चढ़ाते हैं, जिसको सीख कहा जाता है, सीख।
ठीक है। इस क्षेत्र के जो लोग हैं अपनी फसल का प्रथम अनाज इन मूल नारायण देवता को चलाते हैं, जिसे सीख कहा जाता है, ठीक है। इनके बाद आते हैं बैंजन देवता। तो भनार क्षेत्र के ही समाल गांव में, किसमें, समाल गांव में इनका मंदिर है बैंजन देवता का, और बांज के वृक्षों के मध्य उत्पन्न होने का इनका नाम क्या हो गया, बैंजन पड़ा था, ठीक है। तो शिखर भनार हो गए जिनको हम मूल नारायण देवता के नाम से जानते हैं। इसके बाद बैंजन देवता, ये आपके समाल गांव में भनार क्षेत्र के, और शिखर भनार आपको मूल नारायण देवता शिखर मूल नारायण आपके कहाँ है, भनार गांव में। बैंजन देवता समाल गांव में। बांज के वृक्षों के मध्य उत्पन्न होने का इनका नाम पड़ गया बैंजन। नौलिंग देवता की बात करें अगर, तो इनका मंदिर सनगाड़ में, तो नौलिंग सनगाड़ के नाम से हम इनको याद कर सकते हैं, नाम का नौलिंग सनगाड़ देवता। तो यहां पर अश्विन और चैत्र माह के नवरात्र एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसे नवमी मेले के नाम से हम लोग जानते हैं। शनिगाड़ का मेला, अब सनगाड़ में स्थित है तो इसलिए शनिगाड़ का मेला लगता है पर, ठीक है। अभी बीच में आपका भी यूकेएसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि शनिगाड़ का मेला कब लगता है, तो नवमी का लगता है मेला पर, नवरात्रियों की नवमी को यहाँ लगता है मेला। पहले यहाँ पर अठवार प्रचलित थी, यानी कि 8 पशुओं की बलि यहाँ पर दी जाती थी, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो नौलिंग सनगाड़ देवता, शिखर भनार देवता, ठीक है, बैजन देवता, ये सब आपके बागेश्वर में स्थित हैं, ठीक है। कपकोट की बात करें तो दियोली पर्वत के पाद तल में सरयू प्लस खीर गंगा के संगम पर स्थित आपका कपकोट। दियोली पर्वत के पाद तल यानी कि दियोली पर्वत के नीचे स्थित है, और सरयू और खीर गंगा के संगम पर आपका कपकोट स्थित है। पांडु स्थल, ठीक है, तो पांडु स्थल यहां पर कहते हैं कि पांडवों ने यहां पर अज्ञातवास में निवास किया था आपने, तो पांडु स्थल आपका बागेश्वर में है। इसके अलावा गागरी गोल है, 1992 और 93 में यहां से खंडित सभागार प्राप्त हुए थे। और जो गागरी गोल है यह आपका गोमती के तट पर है। गागरी गोल किसके तट पर है, गोमती के तट पर है, ठीक है। 1992-93 में यहां से खंडित सभागार प्राप्त हुए यहां, ठीक है। लीटी एक जगह है लीटी, तो कपकोट ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है लीटी, ठीक है। तो अपने हिमालय दर्शन, पिकनिक और कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लीटी हिमालय दर्शन के लिए आप जा सकते हैं, यहाँ पर पिकनिक के लिए जा सकते हैं, आप कैंपिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो लीटी आप होके आए कभी, एक एजुकेशनल टूर के माध्यम से आप अल्मोड़ा बागेश्वर पर घूमिए, ठीक है। तो इससे क्या आपको चीज़ें कुछ, जब चीज़ों को निकट से आप देखेंगे तो एक प्रत्यक्ष दर्शन करने से आपको क्या चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। चलिए दानपुर की बात करते हैं। तो दानपुर की जो सीमाएं हैं गढ़वाल, पाली, बारामंडल और जोहार से लगती हैं। तो दानपुर परगने की सीमाएं हैं वो गढ़वाल, पाली, बारामंडल और जोहार से मिली हुई, ठीक है। और दानपुर में नंदाकोट, नंदा देवी, नंदाखाट, सुंदरढूंगा, बणकटिया, यहां की क्या है, प्रमुख हिमाच्छादित चोटियां हैं। नंदाकोट, नंदा देवी, नंदाखाट, सुंदरढूंगा और बणकटिया क्या है, यहाँ की प्रमुख हिमाच्छादित चोटियां हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर धाकुड़ी, चिल्टा, किलटोप, कफिनी, कौतेला, गांगुली विनायक, यहां के क्या है, पर्वत शिखर है। धाकुड़ी, चिल्टा, किलटॉप, कफिनी, कौतेला और गांगुली विनायक क्या है, यहाँ के पर्वत शिखर हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर धाकुड़ी और लमतारा यहाँ के प्रसिद्ध वन है। तो नंदाकोट, नंदा देवी, नंदाखाट, सुंदरढूंगा, बणकटिया प्रमुख चोटियां होगी दानपुर की। धाकुड़ी, चिल्टा, किलटोप, कफिनी, कौतेला, गांगुली विनायक यहाँ के प्रमुख पर्वत शिखर हो गए। धाकुड़ी और लमतारा प्रसिद्ध वन है। और दानपुर के लोगों को दनपुरिया कहा जाता है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। तो दानपुर के लोगों को दनपुरिया। काशिल बुबू का मंदिर बीज के मंदिर ने पीछे देखा भी था आपको, दिखाया था आपको। तो कपकोट में स्थित है। काशिल एक स्थानीय लोकप्रिय देवता हैं जिन्हें न्याय के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो काशिल बुबू का मंदिर कपकोट बागेश्वर में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पिंडारी ग्लेशियर। तो 3280 मीटर की ऊंचाई पर आपका पिंडारी ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। और नंदा देवी शिखर के निकट आपका 30 किलोमीटर लंबा है,
ठीक है, 30 किलोमीटर लंबा है और 365 मीटर क्या है, चौड़ा है आपका, और 30 किलोमीटर लंबा है। तो गंगोत्री ग्लेशियर के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सॉरी लंबा ग्लेशियर है, ठीक है, बड़ा भी कह सकते हैं। तो गंगोत्री के पश्चात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यहां से पिंडर नदी का उद्गम होता है, पिंडर नदी। तो पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है, ठीक है। 3280 मीटर की ऊंचाई पर नंदा देवी शिखर के निकट, 30 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 365 मीटर 365 मीटर चौड़ाई है। गंगोत्री के पश्चात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर से पिंडारी नदी का उद्गम होता है। अब बात करते हैं बदियाकोट देवी या आदि बद्री मंदिर। आदि बद्री बदियाकोट देवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। मल्ला दानपुर में पिंडर घाटी के मध्य स्थित बदियाकोट गांव में स्थित है। यहां पर प्रतिवर्ष सलपाती का उत्सव और वर्ष में 4 बार घर आठियों का मेला और प्रत्येक 12 वर्षों नंदा कुंड की उपजात का आयोजन होता है। तो प्रतिवर्ष सलपाती उत्सव लगता है यहां पर और वर्ष में 4 बार घर आठियों का मेला लगता है और 12 वर्षों में क्या होता है, नंदा कुंड की उपजात का यहां पर आयोजन किया जाता है। ठीक हो गया। तो बदियाकोट देवी आदि बद्री पिंडर घाटी के मध्य में स्थित बदियाकोट गांव में स्थित है, मल्ला दानपुर में, ठीक है। सास बहुकेत यहाँ यह बिलौना सेरा में स्थित है, ठीक है। तो बिलौना सेरा में स्थित है आपका सास बहुखेत। इसके अलावा यहाँ पर हरुनाग मंदिर, चिल्ठा माई का मंदिर, धौलीनाग मंदिर, मैचुला माता मंदिर और गौरी उद्यान स्थित है, ठीक है। चलिए, जिलम झरना गोगिना गांव में स्थित यह झरना प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तो जिलम झरना गोगिना गांव में। टेल पास दर्रा तो कमिश्नर ट्रेल द्वारा सन 1830 में, ठीक है। तो कमिश्नर ट्रेल द्वारा सन 1830 में इस दर्रे की खोज मलक सिंह बूढ़ा के सहयोग से कमिश्नर ट्रेल इस दर्रे की खोज कर देता है। कब? 1830 में, ठीक है। 1830 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा मलक सिंह बूढ़ा के सहयोग से ट्रेल पास दर्रे की खोज जाती है। नाकुरी की बात करें, नाकुरी तो यह फेड़ी नाग पर्वत और शिखर पर्वत और हरिनाग पर्वतों के मध्य स्थित क्षेत्र जो नाग के फन के आकार का, उसी को हम कहते हैं नाकुरी। फेड़ी नाग, शिखर पर्वत, हरिनाग पर्वतों के मध्य, ठीक है। फेड़ी नाग, शिखर पर्वत और हरि नाग पर्वत, इन पर्वतों के मध्य स्थित जो क्षेत्र नाग के फन के आकार का है कहते हैं, उसी आकार का है, इस कारण इस क्षेत्र को नाकुरी कहते हैं, ठीक है। शंभू ग्लेशियर, इसका शंभू ग्लेशियर है, इसी नाम से एक बुग्याल भी है। अब बात करते हैं सरयू नदी की। तो रामचरितमानस में इसे मानस नंदिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? मानस नंदिनी कहा गया है, ठीक है। मिलिंद पन्हों में सरयू को सरभू कहा गया है। क्या कहा गया है? मिलिंद पन्हों में सरभू कहा गया है, ठीक है। और रामचरितमानस में मानस नंदिनी कहा गया है और मिलिंद पन्हों में इसको सरभू कहा गया है। गोमती भदकोट के समीप वेणु पर्वत से निकलती है। गोमती नदी कहां से निकलती है? भदकोट के समीप वेणु पर्वत से निकलती है। अब देखते हैं बागेश्वर जनपद की नदियों के बारे में फटाफट से, ठीक है। तो कोसी नदी कौसानी के पास पानीधार से निकलती है। कौसानी से बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर तक 168 किलोमीटर बहने के बाद राज्य के सुल्तानपुर से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो कहां से निकलती है? कौसानी के निकट पानीधार से निकलती है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह, इन जनपदों में इसका प्रवाह पथ है। लंबाई इसकी 168 किलोमीटर है और उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी के पास से राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। और उसके पश्चात एक जगह चमरोल, तो चमरोल नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश के चमरोल नामक स्थान पर रामगंगा में मिल जाती है कोसी नदी, ठीक है। किसमें? रामगंगा। कौन सी रामगंगा? पश्चिमी रामगंगा में कोसी मिल जाती है यूपी में। कहां पर? चमरोल नामक स्थान पर, ठीक हो गया। पानीधार से निकलती है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये 4 जनपदों में इसका प्रवाह पथ है। लंबाई 168 किलोमीटर। अंतिम बिंदु कहां पर इसका? उधम सिंह नगर का सुल्तानपुर पट्टी है और चमरोल नामक, उत्तर प्रदेश के चमरोल नामक स्थान पर रामगंगा में मिल जाती है, ठीक है। पुराणों में कोसी को कौशिकी कहा गया है। क्या कहा गया है? कौशिकी कहा गया है।
शुमाली गाड़, शुमाली गाड़ हो गई, उलाव गाड़ हो गई, ठीक है, और देवगाड़। ये क्या है, कोसी की सहायक नदियां हैं, शुमाली गाड़, उलाव गाड़ और देवगाड़, ठीक है। और रामनगर से इसका जो क्या करती है, रामनगर से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। रामनगर से, नैनीताल के रामनगर से कोसी नदी क्या करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर लेती है, ठीक है। तो शुमाली गाड़, उलाव गाड़, देवगाड़ इसकी सहायक नदियां हैं, और रामनगर में कोसी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। सरयू, काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी कौन सी है, सरयू हो गई आपकी, ठीक है। और सरयू को कुमाऊं में पवित्र नदी माना गया, इसे क्या कहते हैं, कुमाऊं की गंगा कहा जाता है, ठीक है। सरयू को कुमाऊं की गंगा कहा जाता है। बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर सरयू की सहायक गोमती के तट पर स्थित है। तो सरयू की सहायक कौन सी हो गई, गोमती नदी। और सरयू बागेश्वर के सरमूल झंडी नामक स्थान से निकलती है, जिसकी लंबाई 146 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है, 146, जबकि कोसी की कितनी थी, 168 थी। सरयू की 146, सरमूल झंडी नामक स्थान से निकलती है। काली को सर्वाधिक जलराशि देती है सरयू, और सरयू को कुमाऊं की गंगा कहा जाता है, ठीक है। और सर्वप्रथम सरयू में पुंगर और लाहूर नामक दो नदियां मिलती हैं इसमें सबसे पहले, ठीक है। और प्रमुख सहायक नदी कौन सी है इसकी, सरयू की गोमती नदी है, ठीक है। और गोमती जो है बागेश्वर की डेबरा श्रेणी से निकलती है, ठीक है। जो गोमती नदी है ये बागेश्वर की डेबरा श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलती है, डेबरा श्रेणी से निकलती है। बागेश्वर सरयू गोमती के संगम पर स्थित है, ठीक है। काकड़ी घाट के पास सरयू पनार का संगम होता है। तो काकड़ी घाट में सरयू से कौन सी नदी मिलती है, पनार नदी आके मिलेगी, ठीक है। रामेश्वर तीर्थ कहां पर है, पिथौरागढ़ में है आपका। रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में सरयू और पूर्वी रामगंगा का संगम हो जाता है, ठीक है। और पंचेश्वर में सरयू काली नदी में विलीन हो जाएगी, ठीक है। तो रामेश्वर नामक स्थान है पिथौरागढ़ में, यहां पर सरयू में मिलेगी पूर्वी रामगंगा, और सरयू अंत में पंचेश्वर नामक स्थान पर काली नदी में विलीन हो जाती है, ठीक हो गया। चलिए अब बात करते हैं बागेश्वर जनपद में कुछ कुंड जो ग्लेशियर हैं। तो सुकुंडा ताल है बागेश्वर में, हथछीना जलाशय है, सुकुंडा ताल, हथछीना जलाशय, देवी कुंड ठंडे पानी का जल कुंड है, देवी कुंड है यहाँ पर जो सुंदरढूंगा के पास स्थित है। सुकुंडा ताल, हथछीना जलाशय, देवी कुंड ठंडे पानी का। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद हो गया। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जनपदों में विस्तारित है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में, सुखराम ग्लेशियर हो गया, मैकातोली, सुंदरढूंगा ग्लेशियर, ये आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे आपको, ठीक है। दर्रे, घाटियां और गुफाओं की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या है, तो सुंदरढूंगा दर्रा बागेश्वर चमोली के बीच में एक संगरा रास्ता है। कैसा रास्ता है, संगरा। ट्रेल पास बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच में, इसकी खोज 1830 में ट्रेल करता है मलक सिंह बूढ़ा के सहयोग से, ठीक है। गौरी उद्यार बागेश्वर, कफनी बुग्याल बागेश्वर, इसके अलावा मनोहारी बुग्याल भी है यहाँ पर बागेश्वर में, ठीक है। द्रोणोत्थल का जंगल सानी उद्यार, तो सानी उद्यार कहां पर है, द्रोणोत्थल के जंगल में सानी उद्यार स्थित है, ठीक है। चलिए अब बागेश्वर जनपद के मेलों की बात करते हैं। तो मूल नारायण का मेला बागेश्वर में शिखर पर्वत पर लगता है, इसलिए शिखर भन्ना के नाम से जानते हैं मूल नारायण देवता को, ठीक है। मां भद्रकाली का मेला सानी उद्यान के पास लगता है। पीनाथ का मेला लगता है बागेश्वर में ही। कोट की माई का मेला बैजनाथ में, ठीक है। और इसके अलावा उत्तरायणी मेला बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति को लगता है। उत्तरायणी मेले में चांची नृत्य होता है, ठीक है। तो उत्तरायणी मेला बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति को उत्तरायणी, इस मेले में चांची नृत्य किया जाता है। कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है ये, और इसको 9 लाख की उत्तरायणी भी कहा जाता है। कितने लाख की, 9 लाख की उत्तरायणी के नाम से उत्तरायणी को जानते हैं हम लोग, ठीक है। और यहीं पर 1929 में गांधी ने स्वराज मंदिर की भूमि का शिलान्यास किया था, ठीक है। और इस उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 में ई शेरमन
ओकले द्वारा अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया गया है। ठीक है, तो उत्तरायणी मेला तो बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति को लगता है। कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है, 9 लाख की उत्तरायणी के नाम से इसको जानते हैं। और इस मेले का जिक्र 1905 में ई शेरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया है। चलिए कुछ 2-4 फैक्ट देख लेते हैं। तो उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मोहन सिंह मेहता बागेश्वर मूल के निवासी थे। हरिनगरी चाय फैक्ट्री बागेश्वर में स्थित है। अनासक्ति आश्रम बागेश्वर में, सेवा नाउका नौला बागेश्वर में। उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला बिश्नी देवी शाह का संबंध भी कहां से है? बागेश्वर से। मोहन सिंह मेहता, बिश्नी देवी शाह, ठीक है, बागेश्वर से थे। हरिनगरी चाय फैक्ट्री बागेश्वर में है। अनासक्ति आश्रम बागेश्वर में स्थित है। सेवा नाउका नौला बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया आपके। चलिए इनको देख लीजिएगा फिर से एक बार। चलिए, तो ये आपका बागेश्वर जनपद आपका निपट गया है। तो हम लोगों ने 3 जनपदों को आपका निपटा दिया है। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने जो साथ में जो तैयारी करें उनको भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद फिर आप लोगों का।